नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रथम अध्याय संवैधानिक विकास को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग इसी का दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रथम वीडियो पढ़ा है या देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात स्वराज्य पार्टी के द्वारा वर्ष 1924 में किया गया और यह स्वराज्य पार्टी वही स्वराज्य पार्टी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों, स्वराज्य पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य को प्राप्त करना एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। यहाँ स्वराज्य से मतलब है अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लेना या अपने आप को स्वतंत्र कर लेना, और साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता से मतलब है कि भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के द्वारा चलाना। तो यही मुख्य उद्देश्य आपके स्वराज्य पार्टी का था। दोस्तों, यह संविधान सभा, इस संविधान सभा का जो गठन किया गया है, इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नरों के अधीन प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के प्रांत जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से। दोस्तों, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से जो है 389 सदस्य जो आपका संविधान सभा का गठन हुआ था, इसमें से इतने लोग थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के जो ये सदस्य चुने गए थे, यह सदस्य प्रांतीय सभा के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर
एक व्यक्ति के रूप में चुने गए थे और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था और उसके जो सदस्य चुने गए थे वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुने गए थे और साथ ही साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक प्रांत को, ये जो टोटल प्रांत थे, प्रत्येक प्रांत को 3 वर्गों अर्थात मुस्लिम, सिख एवं सामान्य वर्गों में बांटकर, सामान्य वर्गों में बांटकर और जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रांतों के 11 गवर्नर जो हैं उनके क्षेत्रों में भी 3 भाग में बांटा गया, मुस्लिम क्षेत्र, सिख क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। हालांकि यहाँ क्षेत्र कहना गलत होगा, यहाँ सीटों की बात की गई है, मुस्लिम सीटों का, उसके बाद सिख सीटों का और सामान्य वर्ग के सीटों का। इस ढंग से यहाँ पर चर्चा किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दलीय आधार पर जो बात की गई है, दलीय आधार पर, यानी 1946 का जो कैबिनेट तैयार किया गया था, सरकार तैयार किया गया था, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो है दलीय आधार पर टोटल कितना हो जाता है, तो 296 सदस्य। अब इस 296 सदस्य में से जो है सो 208 सदस्य आपके कांग्रेस के चुने गए, 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए, जबकि अगर हम कहें तो 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने गए एवं 15 अन्य या स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में चुने गए थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, हमने आपको एक जगह 396 बताया है, उसके बाद हम आपको यहाँ 389 बताया है और इस समय हम आपको 296 बता रहे हैं। यानी कि इसमें जो है देसी रियासतों का चर्चा हमने नहीं किया है, क्योंकि देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव का प्रक्रिया बिल्कुल अलग था। जबकि हम आपको यहाँ पर जो बता रहे हैं वह आपको ये जो ब्रिटिश शासित भारत था वहाँ से कुछ सदस्य, जबकि यह 4 जो अपना क्षेत्र चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र था उसको मिला करके यहाँ पर किया गया है। यानी कि 292 + 4 296, उसका इस ढंग से डाटा दिया गया है। दोस्तों 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार जब भारत का विभाजन हुआ, वैसी स्थिति में संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य बच गए थे।
इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि 70 सदस्य देसी रियासतों से। दोस्तों इसे नोट कर लेंगे। हमने आपको बताया कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार जब भारत का विभाजन होता है, वैसी स्थिति में संविधान सभा के सदस्यों का भी विभाजन हो जाता है और विभाजन के उपरांत भारतीय संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य बचते हैं। उस 299 सदस्यों में से 229 सदस्य जो है वह ब्रिटिश भारत से होता है, जबकि 70 सदस्य देसी रियासतों से होता है। यहां तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों उसके बाद यहां हम देखते हैं कि संविधान सभा का एक प्रस्ताव पारित होता है, यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू ही हो गई है। तो अब क्या हम देखते हैं कि संविधान सभा एक प्रस्ताव पारित करता है और वह कहता है कि इस संविधान सभा को किसी भी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है या भंग नहीं किया जा सकता है। अगर संविधान सभा चाहे तो संविधान सभा के ही 2/3 यानी 2/3 भाग मिल करके एक प्रस्ताव को पारित करके संविधान सभा को भंग कर सकता है। दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी बातचीत के अनुसार या प्रस्ताव को पारित करके एक प्रस्ताव जो लाया उसमें यह कहा गया कि संविधान सभा को भंग नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि संविधान सभा के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से खुद संविधान सभा अपने को भंग नहीं कर ले। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है उसमें कानून के एक से एक जानकार या कानून के प्रकांड विद्वानों की क्या थी तो भीड़ लगी हुई थी। इस ढंग से दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और इसमें सबसे वृद्ध सदस्य जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया। हालांकि यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो दोस्तों वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, भले ही यह अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात देखें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया। दोस्तों इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग अब संविधान सभा के विकास के चरणों के बारे में जानते हैं। संविधान सभा अपने 3 चरणों से गुजरती है।
पहला चरण है 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947। 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लोग दूसरा चरण को देखते हैं। आशा करते हैं यहां तक आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लिए होंगे। संविधान सभा का दूसरा चरण जो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रथम चरण में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया और उसे संविधान समिति ने, या यह कहिए कि संविधान समिति के सदस्यों ने उसमें अपनी सहमति जाहिर कर दी, तब अनेक प्रकार के समितियों का गठन किया गया जिससे संविधान को स्थापित किया जा सके या बनाया जा सके। तो दोस्तों, जितने भी प्रकार की कमिटियां, जितने भी प्रकार की समिति प्रथम चरण में बनाए गए थे, उन तमाम समितियों पर जबरदस्त ढंग से बातचीत या चर्चा इस द्वितीय चरण में, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ है। आशा करते हैं कि आप इस बात को निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और नहीं तो एक बार पुनः हम आपको बता दें कि संविधान सभा का दूसरा चरण जो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है, दोस्तों, उसमें प्रथम जो चरण हुआ था, उस चरण में जितनी भी समितियां बनाई गई थी, उन समितियों पर बहस द्वितीय चरण में देखने के लिए मिलता है। आइए हम लोग संविधान सभा का तीसरा चरण देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के तीसरा चरण जो होता है वह 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चलता है। दोस्तों, संविधान सभा का तीसरा चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चलता है। इस दौरान संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में, इस समय संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रहती है। दोस्तों, अब तक हमने संविधान सभा के विकास के 3 प्रमुख चरणों को पढ़ लिया है। साथ ही साथ संविधान सभा के 3 प्रमुख बैठक को भी पढ़ लिया है। एक बार पुनः रिकॉल करते हुए चलें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। साथ ही साथ एक बात और गौर करने वाली है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में
मुस्लिम लीग ने अपनी उपस्थिति नहीं दी, या हम यह कहें कि संविधान सभा के प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया और उसने कहा कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। जबकि संविधान सभा का दूसरा बैठक जो है वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया एवं सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अगर हम संविधान सभा के तीसरी बैठक की बात करें तो यह 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था दोस्तों, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया। दोस्तों, जैसे ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, वैसे ही संविधान की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस ढंग से हम देखते हैं कि संविधान सभा के द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई और उनके प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों, जहां से कुछ सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष का नाम हमने आपके सामने लाने का कोशिश किया है। तो पहला है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संघीय संविधान समिति और एक चीज देखिए, संघ शक्ति समिति, ध्यान में रखिएगा। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। आपको निश्चित रूप से यह याद रहेगा, संघीय और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, तो यह जो है सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल बनाए गए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। और हम एक प्रमुख समिति राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति को देखते हैं, तो इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में बनाए गए। तो इस ढंग से दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख समितियां हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा जितनी भी समितियां बनाई गई उसमें सबसे प्रमुख समिति अगर कोई था तो वह प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। इसमें 7 प्रमुख मेंबर थे, जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दोस्तों, इस समिति को सबसे महत्वपूर्ण समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समिति पर संविधान का प्रारूप तैयार करने का भार दिया गया था। या दोस्तों, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, जिसमें शिकायतों, आलोचनाओं एवं सुझावों के बाद उसमें पुनः संशोधन किया गया। दोस्तों, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान के प्रारूप के प्रत्येक उपबंध पर
संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा में संविधान के 3 वाचन हुए हैं। प्रथम वाचन संविधान सभा में 4 नवंबर 1948, प्रथम वाचन संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 अर्थात 5 दिनों तक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया, जबकि द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 तक चला। इस दरमियान संविधान पर खंडवार विचार विमर्श किया गया। उसके बाद हम लोग तृतीय वाचन को देखते हैं। तो तृतीय वाचन में अंबेडकर के द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड वाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव के साथ आरंभ हुआ। इस पर विचार के पश्चात संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित मान लिया गया। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से चला था, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा पारित घोषित होने तक मान लिया गया। तो संविधान सभा में टोटल 80 कैंडिडेट्स की बात करें तो वह 33 थे, जबकि महिलाएं जो थी वह 15 थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान सभा विभिन्न प्रकार का कार्य करते हुए अंततः 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लेते हुए संविधान को बना लिया था। संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उसे भी हम लोग शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में ये भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इसे आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे और यह आपको याद भी हो जाएगा। जैसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने संविधान सभा का गठन एवं संविधान सभा के द्वारा किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उन्हें कितने वाचन से गुजरना पड़ा, किस प्रकार की प्रक्रियाएं को अपनाई गई, उन तमाम बातों का चर्चा हमने किया है। और दूसरे वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषता को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।